हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो फर्स्ट पेज पर है। यहाँ पर सबसे जो पहली न्यूज़ ली गई है वो है कि श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित मनु ने जीता कांस्य, यानी कि भारत का पहला पदक आया है। मनु ने इसको जीता है और किस में जीता है? निशानेबाजी में। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच डाला। मनु ने पदक जीतकर न सिर्फ भारत का खाता खोला बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक के 12 साल के इंतजार को भी खत्म किया है। 22 वर्षीय मनु ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। मनु 3 वर्ष पहले टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में विफल रही थी और रेंज से रोते हुए बाहर निकली थी। पेरिस में उन आंसुओं का खुशी में बदलाव हुआ और उन्होंने ये पदक जीत लिया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ रही थी, बाकी सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। तो सब्र का फल इन्हें मिला है। इन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा और तैयारियों में लगी रही, मेहनत की और उसका ये रिजल्ट मिला। तो इसलिए आप भी अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और आगे की जो चिंताएं हैं उसको छोड़कर जो वर्तमान में आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। क्या होगा उस पर ज़्यादा मत जाइए। हाँ, जैसा श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो भी आप कर रहे हैं बस उसको कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन 100% और ईमानदारी से करते रहिए। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं बस ईमानदारी से करिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूज़ की 2 छात्राओं व 1 छात्र की मौत में कोचिंग सेंटर के मालिक व कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में वर्षा का पानी भरने से ये हादसा हुआ था। उसके बाद कार्रवाई की गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जल भराव से 2 छात्राओं और 1 छात्र के डूबने से मौत के मामले में पुलिस ने रविवार को संस्था के मालिक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इन्हीं धाराओं में बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम का रखरखाव करने वाले नगर निगम कर्मचारियों व अन्य के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर दुख जताते हुए मंडलायुक्त को मंगलवार तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। एलजी ने कहा, जो कुछ हो रहा है वह अक्षम्य है। छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने में कोचिंग संस्थानों व मालिकों का जो भूमिका है उसको अब नए सिरे से समझना होगा, देखना होगा। CUET यूजी के परिणाम घोषित, टॉप स्कोरर रहे बिजनेस स्टडीज़ के विद्यार्थी। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रविवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। CUET यूजी परिणामों में देरी, नेट यूजीसी नेट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक के विवाद के चलते इसमें देरी हुई थी। इस साल CUET यूजी में सबसे ज़्यादा फुल मार्क्स यानी पूर्णांक पाने वाले विद्यार्थी बिजनेस स्टडीज़ के हैं, जिनकी संख्या 8024 है। राजनीतिक विज्ञान में 5141 विद्यार्थी, इतिहास में 2520, अंग्रेजी में 1683 व मनोविज्ञान में 1602, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी रसायन विज्ञान में 835 विद्यार्थियों ने जो अंक हैं वो फुल मार्क्स उन्हें मिले हैं। जनरल टेस्ट में 7.9 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, सिर्फ एक को ही फुल मार्क्स मिले हैं। देश भर में 5 उम्मीदवारों ने गणित में फुल मार्क्स प्राप्त किए हैं। हालांकि इस साल एनटीए ने यह नहीं बताया कि अलग अलग विषयों में कितने 100% स्कोर किए गए हैं यानी कि प्राप्त किए गए हैं। विकसित भारत के लिए विरासत व विकास दोनों महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक
समाप्त हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी 13 मुख्यमंत्री और 15 उप मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के विकास के साथ साथ विरासत को भी महत्वपूर्ण बताया है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने साफ किया कि हमें विरासत के विकास के साथ ही विकास को भी तैयार करना होगा, यानी कि तैयारी उसी करनी होगी जिसके आधार पर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हो सकेगा। बैठक में भाजपा शासित राज्यों में चल रही सफल योजनाओं व कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया यहाँ पर, ताकि दूसरे राज्य भी इसे अपने यहाँ लागू कर सकें। इनमें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सचिवालय योजना व बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं। भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे के अनुसार भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिनों तक चली बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समेत पार्टी के और भी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालतें घटाएंगी मुकदमों का बोझ। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। वैवाहिक व संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, जमीन अधिग्रहण आदि मामलों का होगा इसमें निपटारा। 14,000 से ज़्यादा केस सुनवाई के लिए पंजीकृत हुए हैं विशेष लोक अदालत में। 300 से ज़्यादा मुकदमे निपटाने के लिए लगे हैं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 अदालतें। देखिए, वैसे तो आपसी समझौते से सौहार्दपूर्ण माहौल में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक लोक अदालतों का आयोजन होता है, पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुरू हो रही 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत कुछ खास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अदालत सहित सुप्रीम कोर्ट की 7 अदालतों में विशेष लोक अदालतें लगेंगी जो पक्षकारों की रजामंदी से विवादों को निपटाएंगी। ये विशेष अदालतें 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक चलेंगी। इसमें पक्षकारों की सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से हजारों मामले निपटने की उम्मीद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे में भी कुछ कमी आएगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 18 जून को ही सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर एक वीडियो संदेश जारी कर वकीलों और पक्षकारों से अपने विवादों को हल कराने के लिए विशेष लोक अदालतों में मामला पंजीकृत कराने की अपील की थी। तभी से विशेष लोक अदालत में निपटारे के लिए केस पंजीकृत होना शुरू हो गए थे। उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि इस क्रम में विभिन्न श्रेणियों के 14,000 से ज़्यादा केस विशेष लोक अदालत में सुनवाई के लिए पंजीकृत हुए हैं। उस लिस्ट से सुनवाई के लिए केसों को छांटा गया है। सोमवार को 7 अदालतों में विशेष लोक अदालत के कुल 300 से ज़्यादा केस निपटाने के लिए लगे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का लाभ उठाकर क्राउड स्ट्राइक यूजर्स पर फिशिंग हमले। आउटेज मतलब गड़बड़ी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का लाभ उठाकर क्राउड स्ट्राइक यूजर्स को फिशिंग हमले के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि हमलावर खुद को क्राउड स्ट्राइक रिपोर्टर स्टाफ के रूप में पेश कर रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो साइबर सुरक्षा मुहैया कराती है। क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर है कि अपडेट के दौरान एयर आ जाने के कारण 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्थान प्रणाली ध्वस्त हो गई थी। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम द्वारा शनिवार को जारी किए गए परामर्श में कहा गया है कि साइबर ठग यूजर्स को कंप्यूटर में अज्ञात मलवेयर इंस्टॉल करने के लिए लुभा सकते हैं, जिससे संवेदनशील डाटा लीक होने, कंप्यूटर प्रणाली के ठप पड़ने और डाटा लीक होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। अब ये जो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, कोचिंग संस्था वाली बेसमेंट में जो पानी घुस गया था, उसके बाद से छात्रों का गुस्सा फूटा है और आतसी और महापौर को बुलाने पर वो अड़ गए हैं।
स्नातक प्रवेश परीक्षा खुद कराने पर विचार नहीं कर रहा है डीयू, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि सीयूईटी की परीक्षा प्रक्रिया में कोई खराबी नहीं है। ऐसे में नकल माफिया पर नकेल कसने की जरूरत है। विश्वविद्यालय स्वयं भी परीक्षा कराएं तो नकल माफिया आने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी चुनौतियाँ हैं। केंद्र सरकार ने सीबीआई से पूरे मामले की जांच शुरू कराई है। परीक्षा में शुचिता के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कई उठाए गए हैं कदम। इसमें उनमें डर का माहौल बना है और सख्त कार्रवाई होने पर वे व्यवस्था से दूर हट जाएंगे। ये नकल माफियाओं की बात हो रही है। इसलिए डीयू स्नातक की प्रवेश परीक्षा खुद कराने पर विचार नहीं चल रहा है। कुलपति ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि डीयू की स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। कुछ सीटें खाली हैं जिनके लिए स्पॉट राउंड कराए जा रहे हैं। बीटेक और 5 वर्षीय विधि कार्यक्रम के प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। उनकी कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। इनकी कक्षाएं 1 अगस्त से जो शुरू होंगी वो स्नातक की होंगी। ये देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको स्किप करेंगे। विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका दे रहा ओलंपिक। पीएम ने किया खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह। मैथ ओलंपियाड में सफलता का भी जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात मासिक रेडियो प्रसारण के 112वें एपिसोड में रविवार को खादी, ग्रामोद्योग, महिलाओं की बढ़ती आय, बाघ संरक्षण, तिरंगा अभियान और पेरिस ओलंपिक का जिक्र किया। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया है, जो खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका दे रहा है। प्रधानमंत्री ने मैथ ओलंपियाड में पदक 4 स्वर्ण व 1 रजत जीतकर देश की धाक जमाने वाले पुणे के आदित्य वेंकट गणेश एवं सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशील माथुर और गुवाहाटी के आनंदी भादुड़ी से ऑनलाइन बात की और उनके अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को यूनिक फेस्टिवल बताया है और कहा है कि 15 अगस्त के लिए जोश हाई रहता है। गांव या कॉलोनी के एक घर पर जब तिरंगा लहराता है तो दूसरे घर पर भी दिखने लगता है। उन्होंने 15 अगस्त से पहले लोगों से सुझाव मांगे हैं और तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने खादी के बढ़ते इस्तेमाल और इससे होने वाले आमदनी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। खादी की बिक्री 400% बढ़ी है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। बहुत लोग पहले खादी का उपयोग नहीं करते थे, जो अब गर्व के साथ पहनने लगे हैं। खादी पहनने के लिए प्रेरित करते हुए मोदी ने कहा कि अब तक अगर आपने खादी के कपड़े नहीं पहने हैं तो खरीदना शुरू कर दीजिए। खादी उद्योग में ज़्यादातर महिलाएं जुड़ी हैं। रोहतक की 250 से ज़्यादा महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए प्रिंटिंग एवं रंगाई में प्रशिक्षण लेकर समृद्धि की ओर बढ़ी हैं। इस ग्रुप से जुड़ी महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी MQ-9B ड्रोन भारत में बनाने की अमेरिकी पेशकश। देखिए, अमेरिका 3.1 अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत भारत को मानव रहित 31 MQ-9B ड्रोन देगा। इन 31 ड्रोन में से 15 नौसेना को और भारतीय वायुसेना थल सेना को 2-2 मिलेंगे। लेकिन इस सौदे ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी पक्ष ने भारत के समक्ष अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन भारत में ही बनाने की मदद की पेशकश की है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच वार्ताओं का दौर जारी है और अंतिम चरण की बातचीत सोमवार को होनी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार अमेरिकी पक्ष इस रक्षा सौदे के तहत भारत सरकार को अपने देश में ही अत्याधुनिक भारतीय ड्रोन बनाने के लिए अपना परामर्श देना चाहता है। लिहाजा रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक सोमवार को शुरू होनी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में DAC की यह पहली बैठक होगी। इस ड्रोन के स्वदेशी रूप की यह प्रक्रिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निगरानी में पूरी होगी। हर धर्म के नागरिक पर लागू होता है बाल विवाह निषेध कानून। केरल हाईकोर्ट।
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, भले ही उसका धर्म कोई भी हो, क्योंकि प्रत्येक भारतीय पहले नागरिक है, उसके बाद ही किसी धर्म का सदस्य है वो। बाल विवाह के विरुद्ध प्रकरण में 2012 में दर्ज एक केस रद्द करने की याचिका पर जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने हालिया आदेश में कहा कि व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, भले ही वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि कुछ भी हो, वह अधिनियम सभी पर लागू होता है। तब नाबालिग रही लड़के के पिता समेत याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मुस्लिम होने के नाते तरुण होने के बाद लड़की को विवाह करने का धार्मिक अधिकार है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद ही उसका धर्म आता है। धर्म दूसरे स्थान पर और नागरिकता पहले आनी चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने 37 पृष्ठ के आदेश में कहा कि बाल विवाह बच्चों को उनके बुनियादी मानवाधिकार से वंचित करता है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। कम उम्र में विवाह और गर्भावस्था से शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और यौन संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, अब यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूज़ पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। बाघ बढ़ने की खुशी के बीच मानव वन्य जीव संघर्ष की भी चिंता है। देखिए, विश्व बाघ दिवस है आज, और जैसे कि 2006 में संख्या थी 100, 2010 में 186 और 2023 में 260 हो गई है। रूस से शुरू हुई बाघ बचाने की मुहिम अब विश्व बाघ दिवस के रूप में प्रेरणा का कार्य कर रही है। देश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ साल दर साल बढ़ोतरी के बाद 260 बाघों की संख्या पहुंच चुकी है। मगर बाघों की बढ़ती संख्या के बीच बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष भविष्य के लिए चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। 15 वर्ष में 37 लोग बाघों का शिकार बने हैं। आसान शिकार के लिए बाघ आबादी के नज़दीक मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि रामनगर में पिछले एक साल में 16 बाघ पकड़े गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2006 की गणना में जहां 100 बाघ थे, वहीं 2023 में इनकी संख्या 260 तक पहुंच गई है। अनुकूल माहौल, सुरक्षा के प्रबंधन व पर्याप्त आहार होने की वजह से यहां बढ़ती बाघों की संख्या विभाग व सरकार को उत्साहित करती है। लेकिन बढ़ता मानव वन्य जीव संघर्ष चिंता का कारण भी बन रहा है। जंगल में सांभर, चीतल अच्छी संख्या में होने के बाद भी बाघ पालतू जानवरों के आसान शिकार के लिए आबादी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है या फिर राज्य की न्यूज़ है। चलिए, अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य। ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा, और यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने असम के अहोम राजवंश के मैदाम को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। देश प्रसन्न है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यथार्थी है कि विरासत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मानवता की साझा चेतना है। मैदाम असम के चराई देव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों की कब्रगाह है। इनका निर्माण मिट्टी, ईंट और पत्थर से किया गया है। यह एक टीला नुमा आकृति है। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम राजाओं ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपना लिया था। यह भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए गौरव की बात है। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। यह साम्राज्य 600 वर्ष तक चला
अहोम की सेना सशक्त थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नौका सेतु बनाने की तकनीक भी सीख ली थी। लसित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम ने 1671 में सराय घाट के युद्ध में औरंगजेब की मुगल सेना को हराया था। बोरफुकन ने पराक्रम की स्मृति में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडर को बोरफुकन स्वर्ण पदक 1999 में दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोरफुकन की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण इसी वर्ष किया था। भारत के कोने कोने में राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की बहुतायत है। नरसिंह रेड्डी ब्रिटिश सत्ता के संघर्ष करने वाले आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नायक हैं। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को मारा था। उनका नाम राष्ट्रीय चर्चा में नहीं आया। बिरसा मुंडा भी इसी श्रेणी में आते हैं। देश में सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की बहुतायत है। राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध करना और खुदाई आदि साधनों द्वारा संरक्षित करना एएसआई की जिम्मेदारी है। एएसआई ने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। राष्ट्र सांस्कृतिक संपदा में अग्रणी है। संप्रति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 168 देशों के 1199 स्थल हैं। अफसोस है कि इसमें भारत के 43 स्थल की गणना सिर्फ है। इटली भूक्षेत्र और जनसंख्या में भारत से बहुत छोटा है, लेकिन विश्व धरोहर की इस सूची में उसके 59 स्थल हैं। जर्मनी भी भारत से छोटा है, लेकिन उसके 52 स्थल हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि कुंभ को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था। ऋग्वेद पहले से ही यूनेस्को की सूची में है। इसी तरह यूनेस्को के मेमोरी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदेवलोकन भी सम्मिलित है। भारत में विज्ञान, दर्शन और कला के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। तमाम विदेशी विद्वान भारतीय संस्कृति के प्रशंसक रहे हैं। कुछ एक विद्वान भारतीय विद्वानों की मेधा के प्रति ईर्ष्यालु भी रहे हैं, ये भी जान लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। दुनिया के पहले व्याकरणकर्ता पणिनि भी यहीं के थे। पतंजलि और चरक यहीं के थे। अंकशास्त्र यूरोप के देश नहीं खोज पाए, तो इसका मूल कारण है यूरोप में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की सामूहिक चेतना का अभाव। साहित्य, संगीत और सभी कलाएं भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग हैं। यहाँ गांधार, मथुरा और सारनाथ 3 प्रमुख शैलियाँ रही हैं। बुद्ध की पहली मानवीय कृति गांधार कला की ही देन है। माना जाता है कि इस सृजन में यूनानी कला और भारतीय दर्शन का मेल है। जो राष्ट्र जीवन के सभी कर्तव्यों एवं क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है। मथुरा, काशी, अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारनाथ, मदुरै, तिरुपति, गुरुवायूर, कन्याकुमारी, मैसूर, कांचीपुरम और रामेश्वरम आदि अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण हैं। ये सभी केंद्र अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने योग्य हैं। भारत स्वयं में वैश्विक सांस्कृतिक की धरोहर है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि चीन का दबदबा खत्म करने का अवसर। इस आर्टिकल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चीन किस तरीके से एशिया के साथ ही अन्य देशों के लिए भी खतरा बन रहा है। जैसे कि अमेरिका ने भी इस बात को कई बार दोहराया है। हालांकि भारत से रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं चीन के। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको स्किप करेंगे। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। पहली न्यूज़ शेयर मार्केट से है, क्योंकि जो इक्विटी या म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम स्किप करेंगे। 1 अगस्त से महंगे हो सकते हैं जूता और चप्पल। अब आपके फुटवियर यानी कि जूते चप्पल पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे। उनमें फिसलन नहीं होगी, क्रैक भी नहीं आएगा और फुटवियर के ऊपर का सोल भी अधिक लचीला होगा। 2 माह चलने वाला फुटवियर अब 7 से 8 माह चलेगा। यह सुविधा इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि आगामी 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफिकेट फुटवियर की ही बिक्री बाजार में हो सकेगी। इन सुविधाओं के बदले ग्राहक 5% तक अधिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि BIS सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्माताओं को कई गुना मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। भारत में घरेलू स्तर पर सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का फुटवियर का कारोबार होता है। पिछले साल ही फुटवियर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अधिसूचना जारी की गई थी। गुणवत्ता नियम पर
अमल के लिए फुटवियर निर्माताओं को कई माह का समय मिल गया था। रोजाना 4 लाख जोड़ी फुटवियर बनाने की क्षमता रखने वाली कंपनी वीकेसी के चेयरमैन ने बताया है कि इससे जाहिर सी बात है लागत बढ़ेगी और इसका कुछ बोझ जनता पर आएगा, कस्टमर्स पर आएगा। विदेश जाने वाले सभी के लिए जरूरी नहीं है टैक्स क्लियरेंस। विदेश जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने संबंधित बजट प्रस्ताव पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को क्लियरेंस लेना होगा जिन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है या उन पर ज़्यादा कर बकाया है। मंत्रालय ने वित्त विधेयक 2024 में काला धन अधिनियम 2015 के संदर्भ को उन अधिनियमों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को टैक्स क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपनी देनदारियों को चुकाना होगा। इंटरनेशनल पेज पर आते हैं जहां पर पहली न्यूज़ है कि महात्मा गांधी का संदेश वर्तमान में सबसे ज़्यादा सामयिक। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने। महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का सार्वकालिक संदेश आज के समय में सबसे ज़्यादा सामयिक है क्योंकि इस समय विश्व युद्ध, ध्रुवीकरण और खून खराबे के दौर से गुजर रहा है। यह बात जापान की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। जयशंकर ने इडोगावा में बने फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वह क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान आए हैं। जयशंकर ने कहा कि इस समय जबकि दुनिया में कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, तनाव बढ़ा हुआ है, इसके चलते ध्रुवीकरण भी हो रहा है, तब गांधी जी का संदेश बहुत समीचीन है। यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी युद्ध के बाद नहीं आया बल्कि युद्ध न होने इसके लिए कर दिया गया है। जर्मनी में अमेरिका ने मिसाइलें तैनात की तो रूस भी जवाबी तैनाती करेगा, पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की तो रूस भी इसी तरह की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका ने 10 जुलाई को कहा था कि वह 2026 से जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती शुरू कर देगा। इनमें MS-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। पुतिन ने चेतावनी दोहराते हुए कहा कि रूस मध्यम और कम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर सकता है और फिर विचार करेगा कि अमेरिका द्वारा यूरोप और एशिया में इसी तरह की मिसाइलें लाने के बाद उन्हें कहां तैनात किया जाए। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर रूस, चीन, अल्जीरिया और भारत के नाविकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि इस कदम से शीत युद्ध शैली का मिसाइल संकट पैदा होने का खतरा है। बाइडेन का दौर से बाहर होना तख्ता पलट जैसा ट्रंप। यहाँ पर वो कटाक्ष किया है उन्होंने कमला हैरिस को कि जो बाइडेन का बाहर होना एक तरीके से तख्ता पलट का ही इशारा है। हालांकि इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको स्किप करें। पेरिस ओलंपिक की न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली है। चलिए, तो ये आज का यानी 29 जुलाई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।